हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारा दूसरा चैप्टर है फार्माकोग्नोसी का, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। आपने पहले चैप्टर में उसका क्या कहते हैं डेफिनेशन पढ़ा था कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें पढ़ी थी। अब हम लोग, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी उसको आपको जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास, ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो अब क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग मैं बता चुका हूँ कि क्रूड ड्रग होता क्या है। क्रूड ड्रग मतलब वो सारी ड्रग जो हमको नेचुरल ओरिजिन से मिलता है वो क्या होता है, क्रूड ड्रग होता है। नेचुरल ओरिजिन या नेचुरल सोर्स क्या होते हैं, तो जिसको नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट हो गया, ऐसे ही मिनरल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या मरीन सोर्स हो गया, मरीन यानी समंदर वगैरह से मिलने वाली चीज़ें, तो ये होता है नेचुरल सोर्स। तो उससे मिलने वाली जो ड्रग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रूड ड्रग बोलते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। अब इसको समझिए थोड़ा हल्का हल्का सा कि ऊपर से कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर आप इंग्लिश देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, दिखने में लग रही हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा फ़र्क होता है। तो उनको उसकी कैटेगरी के हिसाब से, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या मिलती जुलती चीज़ें हैं, उनको उसके हिसाब से अलग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 10 दवाओं के पेड़ हैं, या 10 दवा हैं, ड्रग्स हैं, तो उसमें से 5 ऐसी हैं जो एक बीमारी को ठीक करने के लिए हैं, तो क्या करते हैं उनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। तो एक तरीके से क्या है ये क्लासिफिकेशन। आपने देखा होगा किचन आपका, ठीक है, आपने किचन देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खाना बनाने के लिए होती हैं। तो ऐसा कि नहीं है कि सारी चीज़ों को एक ही डब्बे में डाल देते हैं, बल्कि क्या करता है आदमी ईजीनेस के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपने आसानी के लिए उनको क्या करता है अलग अलग डब्बे में डाल देता है। तो ये क्या करता है, वो क्लासिफिकेशन करता है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, क्लासिफिकेशन होता है ड्रग्स का। है ड्रग्स सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, लेकिन अलग अलग बीमारियों के लिए है। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके से दवाओं को क्लासिफाई किया गया है। अब तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ड्रग इन ग्रुप्स और कैटेगरीज फॉर फाइंडिंग एंड यूजिंग इजीली। कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, ड्रग्स को अरेंज किया जाता है। ड्रग्स को क्या किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है, उनको सेट किया जाता है, लगाया जाता है। किस में, ग्रुप में उनको अरेंज किया जाता है या सेट किया जाता है। और किस में, कैटेगरीज के अंदर उनको सेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, फॉर फाइंडिंग, यानी मान लीजिए कि अब 1000 दवाएं हैं, किताबों में उनको लिखा गया है, अब आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे 1000 में से, तो क्लासिफिकेशन की वजह से आप आसानी से ढूंढ लेंगे। मान लीजिए उस दवा का नाम बी से शुरू हो रहा है, तो आप बी वाले खाने में जाएंगे और ढूंढ के निकाल लेंगे। या अगर दवाओं को उनके मतलब काम करने के हिसाब से अगर क्लासिफाई किया गया है कि मान लीजिए 1000 दवाएं हैं, उसमें से 10 दवाएं ऐसी हैं जो सर को दर्द को ठीक करने के लिए हैं, तो आप उस वाले कैटेगरी में जाएंगे जो हेडेक को ठीक करने के लिए दवाएं यूज़ होती हैं, तो जाएंगे वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है। तो फाइंड करना उसको क्या होता है, आसान होता है, और यूजिंग ईजिली, और उसको यूज़ करना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये फ़ायदा है किसका, क्लासिफिकेशन का। अब क्लासिफिकेशन अगर कोई कर रहा है, दवाओं का, ड्रग का क्लासिफिकेशन कर रहा है, कोई उनको क्लासिफाई कर रहा है, तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये ना कि मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ये कह रहे हैं कि कोई भी क्लासिफिकेशन है तो उनके अंदर ये चीज़ें पाई जानी चाहिए। क्या क्या, कि एक सिंप्लिसिटी होना चाहिए, यानी कि वो आसान होना चाहिए, इतना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि उसको आदमी यूज़ ही ना कर पाए, तो उस क्लासिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा क्या है कि ईजिली एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये कि अप्लाई करना उसको आसान हो, यानी आसानी से अगर कोई उस मतलब क्लासिफिकेशन है उसको अगर यूज़ करना चाह रहा है, आसानी से उसको क्या है अप्लाई कर सके, इसको यूज़ कर सके। तीसरा क्या, नो कन्फ्यूज़न एंड एम्बिग्यूटीज़। कह रहे हैं कि तीसरा क्या है कि उसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यानी ये कि उसके नाम के अंदर या उसके यूज़ के अंदर कुछ ऐसे मतलब न लिखा गया हो कि आदमी समझ ही नहीं पा रहा, कन्फ्यूज़ हो जा रहा है। कन्फ्यूज़न तो समझते ही हैं। या एम्बिग्यूटीज़ का मतलब होता है अनक्लियरनेस, यानी कोई बात है उसमें ऐसी ना हो कि जो क्लियर ही नहीं है, समझ में नहीं आ रही। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं कहूँ कि उठो मत बैठो, तो आप इससे क्या समझेंगे कि उठने के लिए कहा जा रहा है या उठने से मना किया जा रहा है। उठो मत बैठो,
लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ उठो मत बैठो। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि उठने के लिए कहा जा रहा है या बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। उसी को कहा कि एम्बिग्यूटीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कि क्रूड ड्रग को क्लासीफाई कर दिया गया है कई तरीके से। अब जैसे कि द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज, यानी इन तरीकों से क्या है क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला क्या है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तीसरा क्या है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा क्या है केमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन और छठा क्या है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनमें से 2-3 ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हैं। एक तो अल्फ़ाबेटिकल हो गया, ये ढूंढने के लिए आसान होता है। कोई भी ड्रग आप ढूंढते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली आप बहुत आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। और दूसरा क्या इसमें एक है केमिकल क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसके केमिकल क्लासिफिकेशन को आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तीसरा क्या है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की दवा कैसे हमारी बॉडी पे काम करती है, कौन सी दवा क्या काम करती है, वो सब आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो ये तीनों जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इनको डिटेल से देख लेते हैं हम लोग। तो अब पहला क्या है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंग्लिश और लैटिन नेम। फॉर एग्जांपल ये क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए आपको ये सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि इसको याद भी करना पड़ता है। तो मैं समझाऊंगा भी और बहुत इजी लैंग्वेज मैं यहाँ पे ये कोशिश करता हूँ कि जो भी मतलब उसमें हार्ड वर्ड्स होते हैं, मुश्किल वर्ड्स होते हैं, इनको याद करना मुश्किल होता है, उनको निकाल देता हूँ। उसकी जगह पे मैं इजी वर्ड्स फिट करने की कोशिश करता हूँ और ऐसा पैटर्न देता हूँ कि मतलब आप अगर एक उसका याद कर लें तो उसी पैटर्न पे आप सारे याद करते चले जाएंगे, बड़ी आसानी से भी आपको देखेंगे भी इसमें। तो कैसे इसका क्या है डेफिनेशन क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है क्रूड ड्रग को अरेंज किया जाता है उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, या तो इंग्लिश के हिसाब से या लैटिन के हिसाब से। अल्फ़ाबेट आपको मालूम होगा कि ABCDEFG ये सब क्या अल्फ़ाबेट हैं जो कि 26 है नंबर में। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट हैं। ये तो इंग्लिश के हो गए, या ऐसे ही लैटिन के भी अगर हैं तो उनके हिसाब से क्या किया जाता है अरेंज किया जाता है। कैसे अरेंज किया जाता है कि कोई भी ड्रग है तो उसके शुरू में आने वाला जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए है तो इससे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है, कोई दवा का नाम शुरू हो रहा है तो उसको ए वाले खाने में डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए क्लासिफिकेशन आप समझ चुके हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि एक किताब लिखी जाएगी ऐसी, या लिखी जा चुकी है जिसमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से उनको अरेंज किया गया है। तो अल्फ़ाबेट आपको मालूम है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो अब उन्होंने एक एक पेज बना लिए, या एक पेज 2 पेज जितने भी, तो ये एक हो गया ए वाला खाना, ये दूसरा हो गया बी वाला, ये सी वाला। अब जितने भी ड्रग्स ऐसे हैं जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है उसको ए वाले में डाल देंगे। जैसे एलोय हो गया मान लीजिए, ठीक है, ई आ गया। और भी मान लीजिए ए से क्या हो गया, ए से अगर शुरू होने वाला अकाशिया हो गया तो इसमें डाल देंगे। और भी जितने शुरू होने वाले हैं ए से उसको इसमें डाल देंगे। ऐसे ही बी है, अब बी से जो ड्रग्स शुरू हो रहा है तो उसको बी वाले खाने में डाल देंगे। जैसे कि बेलाडोना हो गया, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन आ गया। अब सी से शुरू हो रहा है तो सी से डाल देंगे, जैसे सिनामोन हो गया, सिनकोना हो गया। ऐसे डी से शुरू हो रहा है तो डी वाले में डाल देंगे, जैसे कि धतूरा हो गया, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है जो मतलब इसके कोई भी ड्रग के नाम के शुरू के हिसाब से, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है उसके हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, तो वो होता है क्या अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। और इंडिया का जो मतलब फार्माकोपिया है, इंडिया का फार्मा जो कोपिया है वो भी क्या है अल्फ़ाबेटिकल ही क्लासीफाई किया गया है। तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये उसके एग्जांपल हो गए, जैसे ए से शुरू होने वाला अकाशिया हो गया, एलो हो गया, बी से शुरू होने वाला बेलाडोना हो गया, बेंजोइन हो गया, ठीक है। ये इतना, ये एक बात मैं बता दूं कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। अगला जो चैप्टर शुरू होने वाला है, बल्कि उससे भी जो चौथा चैप्टर शुरू होने वाला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दवा कैसे काम करती है नहीं करती है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है, तो इसलिए इसको ऐसे पढ़िए कि आप एग्ज़ाम में आसानी से इसको लिख सकें।
तो ये टाइप ऐसे याद करने का तरीका है कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, आप सब में यही पैटर्न यूज़ करिएगा। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चाहे कोई सा भी हो, आप ये इस तरीके से याद करेंगे तो आप कम वर्ड्स में बहुत जल्दी याद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड, ठीक है। इतनी बात तो आपको कॉमन रखनी है सब में। अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स ऑफ प्लांट इन यूज़। अब ये कह रहे हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें कह रहे हैं कि जो कोई प्लांट है उसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, उसके हिसाब से उसको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। कि सपोज दैट मान लीजिए आपके पास 4 प्लांट्स हैं, ठीक है। ये एक प्लांट हो गया, एक दूसरा प्लांट ये हो गया आपके पास, तीसरा प्लांट ये हो गया, चौथा प्लांट ये हो गया, पाँचवा प्लांट ये हो गया। मैं प्लांट जल्दी बना रहा हूँ, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये सब प्लांट्स हैं, ठीक है। अब इनके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रूट हो गया, फिर ये इसका बीच वाला हो गया जिसको स्टेम बोलते हैं, जिसको तना बोलते हैं, स्टेम हो गया। फिर मान लीजिए इसमें लीव्स आ गई तो ये लीव्स हो गया। फिर उसके बाद इसमें फ्लावर आ गए, ठीक है। फिर फ्लावर के अंदर सीड आ गया। तो ये अलग अलग पार्ट हैं, ठीक। अब ये देखा जाता है कि कोई भी प्लांट है उसका कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, क्या उसका रूट यूज़ हो रहा है। अब मान लीजिए 4-5 प्लांट्स हैं तो इसमें से 2 ऐसे हैं जिनका रूट यूज़ हो रहा है, तो आप कैटेगरी बना लेते हैं इसमें कि रूट वाला, ये रूट वाला खाना है, ठीक है। एक हो गया इसका लीव्स, तो ये लीव्स वाला हो गया। और ऐसे कई सारे इसके बन सकते हैं, जैसे राइजोम हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, लीव्स हो गया। तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन आपको सारे याद नहीं करने, 2-3 भी याद कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए तो बहुत है, ठीक है। अब मान लीजिए रूट वाला हो गया, अब ये 4-5 ड्रग्स हैं मान लीजिए अलग अलग, ठीक है। अब इसका भी रूट यूज़ हो रहा है तो इसका नाम मान लो कि सेना है तो इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसका भी रूट यूज़ हो रहा है तो इसको भी इसी में डाल देंगे। अब ये जो 2 प्लांट्स हैं इनकी लीव्स यूज़ हो रही हैं तो उसको इस वाले खाने में डाल देंगे। इसकी भी लीव्स यूज़ हो रही है तो इसका नाम भी इस वाले खाने में डाल देंगे। अब ये इसका है कि इसका फ्लावर यूज़ हो रहा है तो इसको फ्लावर वाले में डाल देंगे, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है कि कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है जो यूज़ हो रहा है तो उसको उस खाने में डाल देंगे। अब पार्ट मैंने बता दिए कि उसका कौन सा, या तो राइजोम हो सकता है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, फिर लीव्स हो सकता है, लीव्स के बाद उसका फ्लावर हो जाएगा, फ्लावर के बाद क्या हो जाएगा, सीड हो जाएगा। तो ये इतने सारे पार्ट हैं। अब जितने भी प्लांट्स हैं उनके अगर पार्ट आपस में मैच करें तो उस वाले खाने में उसको क्या करेंगे, डालते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये 2 तरीके से होता है। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसको 2 तरीके से और क्लासीफाई किया गया है। एक तो किया गया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्या है, एक है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एक क्या है, एक है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एक है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एक सिंपली समझिए कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या फ़र्क है। तो ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि जो प्लांट से एक सेंटेंस, एक वर्ड है उसका मतलब समझ लीजिए पहले, होता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास लौंग है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोव। लौंग है, उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, उसको निकालना है। तो वोलेटाइल ऑयल जो है वो क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखिएगा। अब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो उस डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए लौंग है, उसको मैंने ऐसे ही खा लिया तो मेरे यूज़ में आ जाएगा वो। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है वो डायरेक्टली नहीं मिलता है, बल्कि उसमें इंसीजन वगैरह किसी इंटरमीडिएट प्रोसेस के थ्रू उसको निकाला जाता है। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि आपने देखा होगा नीम का पेड़, ठीक है, आपने बहुत देखा होगा। तो उसमें क्या करते, देखते होंगे कहीं पे अगर कट उठ जाता है तो उसमें लासा टाइप का निकलता है एक, और बाहर पीला पीला सा उस पर जम जाता है। तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको क्या किया गया है, वो एक क्लासिफिकेशन होता है। इस टाइप से जो दवाएं निकलती हैं, ठीक है। तो अब ये कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, और एक फ़र्क ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये होता है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होता है उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब सेल पढ़ा होगा आपने कि कोई भी चीज़, मतलब जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, वो सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर या टिश्यू। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है इसके अंदर सेल पाया जाता है, और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होता है उसके अंदर सेल नहीं पाया जाता है। सेल को बोलते हैं कोशिका, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स पार्ट एंड कंटेन्स सेलुलर टिश्यू लाइक। अब जैसे कि ये सेलुलर टिश्यू के वो हो गया, जैसे कि सेलुलर उसका राइजोम हो गया, रूट्स हो गया, बार्क हो गया,
लीव्स हो गए, फ्लावर हो गया, सीड्स हो गया, ये एग्जांपल्स हैं किसके, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के। इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है वो इस तरीके से किया जाता है। तो क्या होता है, दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट से। ये जो ड्रग्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड, वो प्लांट से डायरेक्टली ले लिए जाते हैं, कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस उसमें नहीं होता है। और उसके अंदर क्या होता है, कंटेंट सेलुलर टिश्यू, और उसके अंदर सेलुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से तरीके से, और भी तरीके हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे 5-6 लिख दिए हैं आपकी आसानी के लिए। जैसे कि राइजोम्स है, तो अब कोई प्लांट है तो उसका जिंजर एग्जाम्पल क्या है, राइजोम का जिंजर हो गया। ऐसे ही रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया, राउल्फिया, यानी राउल्फिया ऐसा है जिसका रूट यूज़ होता है। जिंजर क्या है, तो ये राइजोम यूज़ होता है। ऐसे ही बार्क, बार्क क्या होता है, स्टेम। जैसे ये हो गया बीच वाला, तो इसे काट के एक छोटा सा ऐसे टुकड़े टुकड़े बना देते हैं, उसको बार्क बोलते हैं। स्टेम को जो काट दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको बार्क बोलते हैं। तो ऐसे ही बार्क्स हो गया, तो जैसे सिनामोन है उसका बार्क यूज़ होता है। सिनामोन जानते होंगे जिसको दालचीनी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लीव्स, तो जैसे डिजिटलिस हो गया, इस डिजिटलिस क्या है, इसका पत्तियां यूज़ होती हैं। फ्लावर में जैसे क्लो हो गया, जिसको लौंग बोलते हैं, इसकी क्या होता है, फ्लावर यूज़ होता है। ऐसे सीड्स हो गया, गोखरू क्या है, गोखरू का सीड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गए। अब दूसरा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मैंने थोड़ा सा बता दिया था थोड़ा, कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं। These drugs are prepared from plants through intermediate physical process like incision, drying। जैसे कि मान लो ये एक पेड़ है, ठीक, ये इसका जड़ हो गया। अब इसमें क्या होगा, ऐसे कट लगा दिया यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, ऐसे कुछ लिक्विड सा निकलता रहता है और यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब उसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। जैसे नीम के पेड़ पे आपने देखा होगा, ऐसे ही एक एग्जांपल है टोलू बालसम, खांसी की दवा के तौर पे यूज़ होता है वो। ऐसे एसाफोइटिडा है, ऐसे ओपियम से निकलता है ड्राइड लेटेक्स, ऐसे एलो जूस है। तो ये सब क्या होते हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, कट करके उसको कट देंगे, तो कट लगा देंगे उसमें, तो या फिर ड्राइंग के प्रोसेस से तो उसको निकाल लिया जाता है, वो बाहर निकल के आ जाता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, तो वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दीज ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, जैसे कि इंसिजन करके या ड्राई करके। एंड दीज ड्रग डू नॉट कंटेन एनी सेलुलर टिश्यू, और इसके अंदर जो मतलब इस तरीके से जो निकलता है जो ड्रग, उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो निकलता, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो निकलता है यानी कट करके या ड्राई करके, तो उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये निकल गया लासा टाइप का जो बालसम है, तो इसके अंदर क्या होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। ऐसे ही इसको ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद उसमें से वोलेटाइल ऑयल निकल के उड़ गया। अब वोलेटाइल ऑयल को कनेक्ट कर लिया, तो वो क्या है, वो उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा। उसके एग्जाम्पल जैसे जूस हो गया, टोलू बालसम हो गया। एलोए जूस और टोलू बालसम में किसके एग्जाम्पल हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जाम्पल्स हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ले लिए बस। अब तीसरा क्या है, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिकल और बायोलॉजिकल भी बोलते हैं इसको। टेक्सोनोमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपने पढ़ा होगा बॉटनी, 12th क्लास में क्या पढ़ा, बॉटनी पढ़ा होगा, वही है सेम। ये क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड। इतना पैटर्न तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हर एक में ऐसे लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। ये फैमिली है, तो इनके हिसाब से क्या किया जाता है इसमें, इनको यानी जैसे कि उसके किंगडम, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास, उसके फैमिली, जीनस, इस टाइप के हिसाब से अगर क्लासीफाई किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। इसको बस इतना ही रखिएगा, इससे ज़्यादा पे मत जाइएगा। ठीक है, चौथा क्लासिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कौन सा है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको डार्क करना चाहिए था, मैंने भूल गया हूँ। तो इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। इस टाइप क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ड्रग्स हैं, तो उनके अंदर मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से पाए जा रहे हैं, उसके बेस पे क्या किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि अब कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम मैं बता रहा हूँ, अब जिन जिन के अंदर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाएंगे उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जैसे कि हो गया ग्लाइकोसाइड,
या ग्लाइकोसाइड नहीं, आपने सुना होगा हार्मोन, इंजाइम सुना होगा आपने, प्रोटीन सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट सुना होगा, ठीक है। तो अब बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो उनको उस कैटेगरी में डाल देंगे। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनके अंदर इंजाइम पाया जा रहा है तो उसको इंजाइम वाले कैटेगरी में डाल देंगे। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन पाया जा रहा है तो उसको प्रोटीन वाले खाने में डाल देंगे, कैटेगरी में डाल देंगे। तो इस तरीके से जो हार्मोन है ये, या जो भी उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल हो सकते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के, जैसे ग्लाइकोसाइड हो गया, रेजिन्स हो गया, ऐसे ही टेनिन्स हो गया, वोलेटाइल हो गया, ये सब क्या है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो इनके बेसिस पे क्या किया जाता है, किसी ड्रग्स को कभी क्लासीफाई किया जाता है, उसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ये कह रहे हैं कि एक मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही केमिकल पाया जाता है। कि मान लीजिए एक प्लांट है, मान लीजिए नीम, ठीक है, तो इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वोलेटाइल ऑयल ही पाया जा रहा हो, उसके अंदर हो सकता है कि विटामिन पाए जा रहे हो सकता है इंजाइम पाए जा रहे हो सकता है उसके अंदर और कुछ हार्मोन्स पाए जा रहे हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा है। तो अगर उसके अंदर सबसे ज़्यादा हार्मोन है, सपोज दैट ये सबसे ज़्यादा इंजाइम है, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर जो मोस्ट एक्टिव, अगर सबसे ज़्यादा एक्टिव यानी सबसे ज़्यादा काम करने वाला है, अगर उसके अंदर इंजाइम है तो कहेंगे कि इसके अंदर क्या है, इंजाइम है, तो उस नीम को क्या करेंगे, इंजाइम वाली कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट कैटेगरी ऑफ एक्टिव, यहाँ लिख लीजिए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइड हो गया। तो अब जैसे डिजिटलीस है और सेना है, तो इसके अंदर ग्लाइकोसाइड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी क्वांटिटी में पाया जाता है डिजिटलीस के अंदर और सेना के अंदर। तो अब डिजिटलीस और सेना को क्या करेंगे, इस वाली कैटेगरी में डाल देंगे, क्योंकि इनके अंदर ये वाला जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है डिजिटलीस के अंदर और सेना के अंदर। ऐसे ही एक केमिकल क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एल्केलॉइड्स। तो अब ये किसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, सिनकोना के अंदर, तो इसमें डाल दिया। ऐसे ही धतूरा के अंदर पाया जाता है तो इसको इस कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे टेनिन से एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अब ये क्या है, ये आगे आपके चौथे चैप्टर में आ रहा है, बहुत डिटेल से वहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। जौन सी चीज़ जहाँ पढ़ानी वहीं पढ़ाऊंगा, वरना आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसाइड ये सब आगे आने वाले वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे आप। जैसे टेनिन है तो किसके अंदर पाया जाता है, जैसे माइरोबेलन हो गया या पेल कटेचू हो गया, तो आप इसके अंदर क्या है, टेनिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसको टेनिन्स वाले कैटेगरी में डाल दिया। आप अभी सिर्फ इन नाम को याद कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको समझने में आसानी रहेगी बहुत। ऐसे ही कुछ जैसे ये वोलेटाइल ऑयल है, तो ये भी क्या एक तरीके का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो किसके अंदर पाया जा रहा है, क्लो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लौंग बोलते हैं। ऐसे ही फेनल हो गया, जिसको सौंफ बोलते हैं, जिसके अंदर वोलेटाइल ऑयल पाया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस वाली कैटेगरी में वोलेटाइल ऑयल में आ जाएगा। अब जैसे विटामिन्स हैं, ये भी एक क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, समझ लीजिए। तो अब किसके अंदर पाया जाता है, शार्क लिवर ऑयल के अंदर पाया जा रहा है, तो उसको भी इसमें डाल दिया। ऐसे ही कॉड लिवर ऑयल है, इसके अंदर भी विटामिन पाया जा रहा है, तो इस कैटेगरी में उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब पांचवा क्लासिफिकेशन है, उसको बोलते हैं केमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। अभी आपने पढ़ा केमिकल क्लासिफिकेशन और आपने ये भी पढ़ा टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, अभी पढ़ा है मैंने कि उसमें किंगडम सब किंगडम इस तरीके से उसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है, क्लास सब क्लास। और केमिकल क्लासिफिकेशन अभी ऊपर जो चल रहा था कि केमिकल के बेस पे उनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। अब ये दोनों क्लासिफिकेशन को एक साथ मिला दिया जाता है, उसको बोलते हैं केमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। केमिकल क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन दोनों को एक साथ मिला के जब क्लासीफाई किया जाता है क्रूड ड्रग्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, केमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड बायोलॉजिकली एंड केमिकली टुगेदर। बायोलॉजिकली एंड केमिकली टुगेदर, केमो को केमिकली कहते हैं और टेक्सोनोमिकल को बायोलॉजिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकली और केमिकली जब दोनों को एक साथ मतलब क्लासीफाई किया जाए, दोनों चीज़ों को मिला के उसको बोलते हैं केमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। छठा क्या है, फार्माकोलॉजिकल और थेरापेटिकल क्लासिफिकेशन। ये वाला क्लासिफिकेशन है, ये अच्छा से याद करिएगा, यही आप आगे पढ़ेंगे, इसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक आपकी होने वाली है, ठीक है। तो थेरेपेटिकल मतलब ये होता है कि जैसे बीमारी का इलाज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं थेरापेटिक, या क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजी का मतलब ही होता है कि मतलब इलाज करना,
ठीक है। तो अब इसमें दवाओं को कैसे अरेंज किया जाता है कि ये दवा किस बीमारी पे काम करने वाली है। जैसे मान लीजिए 10 दवाएं ऐसी हैं जो हेडेक को ठीक करने के लिए, सर के दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, तो उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे। 10 दवाएं ऐसी हैं जो आपके कब्ज़ को ठीक करती हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, उसको ठीक करने के लिए है, तो उसको उस वाली कैटेगरी में डाल देंगे, जैसे कि कार्मिनेटिव्स में डाल देंगे। ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। अभी मैंने बताया कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं, क्रूड ड्रग्स को उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी वो आदमी की बॉडी पे जाके क्या एक्शन दे रही हैं, यानी कौन सी बीमारी को ठीक कर रही हैं। तो अब जौन सी, जैसे कि मान लीजिए 5-10 दवाएं हैं जो एक जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए हैं, तो उनको उस कैटेगरी में डाल देंगे। अब उसकी कैटेगरी जैसे कुछ बनाए गए हैं, जैसे कि क्या कैटेगरी हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे काम करती है, तो उस सब दवाओं को इस वाले खाने में डाल देंगे। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम क्या होता है आपका ये मुंह है, यहाँ से जो शुरू हो रहा है और निकलने तक, मान लीजिए यहाँ से कुछ खा रहे हैं तो जहाँ जहाँ जाता है खाना आपका मुंह से खाएंगे तो आपके एसोफेगस से होते हुए आपके स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा ट्रैक्ट है इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। तो जो दवाएँ इस ट्रैक्ट पे काम करती हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। उनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया किसका, फार्माकोलॉजिकल ड्रग का। तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या, कार्मिनेटिव्स। अब ये कार्मिनेटिव्स भी क्या है, जीआईटी में काम करती हैं। जीआईटी बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये कार्मिनेटिव्स भी क्या करती हैं, आपके जीआईटी पे काम करती हैं। ये क्या करती हैं, कार्मिनेटिव्स वो दवाएं होती हैं जो आदमी के पेट से या जीआईटी से क्या करती हैं, जो गैसेज होती हैं उसको एक्सपेल आउट करती हैं, यानी बाहर निकालती हैं। आदमी को होता है ना बहुत ज़्यादा गैस बनता है, कब्ज हो जाता है, गैस बनता है, तो जो गैस को बाहर निकालती हैं उनको बोलते हैं कार्मिनेटिव। जैसे कोरिएंडर धनिया हो गया, कार्डामोम इलायची हो गया। ठीक है। ऐसे ही कुछ दवाएं इमेटिक्स हैं, वो भी क्या है आपके जीआईटी पे काम करती हैं। उसका एग्जांपल क्या है, इपिका कुन्हा। इपिका कुन्हा क्या करता है, इमेटिक्स ये उल्टी करवाता, मान लीजिए किसी ने जहर पी लिया हो, जहर खा लिया हो, तो उसको उल्टी करवाने की ज़रूरत है, तो उसको क्या देंगे, इपिका कुन्हा देंगे, तो वो उल्टी करेगा। तो ऐसे दवाओं को बोलते हैं क्या, इमेटिक्स। ऐसे ही लेग्जेटिव है। मैंने और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें और एग्जाम में लिख सकें। इतना एग्जाम्पल दे देंगे, दैट्स इनफ फॉर यू, अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। लग्जेटिव क्या होता है, ये सब डिटेल में आगे आने वाला, लेकिन हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आप जब यहाँ एक बार सुने रहेंगे तो आगे आप जब दोबारा मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से वहाँ पे याद हो जाएगा। लग्जेटिव वो दवाएं होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, कब्ज़ को ठीक करने के लिए या आपके स्टूल को ढीला करने के लिए जो दवाएँ यूज़ होती हैं वो उसको बोलते हैं लग्जेटिव। उसका एग्जाम्पल क्या, एलोए, जिसको एलोवेरा बोलते हैं। ऐसे ही इसफगोल, जिसको कि आपने सुना होगा इसफगोल की भूसी। अब दूसरा हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल, यानी हम जो बीमारियों को ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उसके बेसिस पे। तो एक तरीका हो गया था क्या, जो दवाएं हमारे मतलब जीआईटी पे काम करती हैं। अब कुछ दवाएं ऐसी हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है। रेस्पिरेटरी मतलब जो सांस लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं, जो सिस्टम है ये क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो कुछ दवाएँ इस पर काम करती हैं, तो उसके बेस पे क्लासीफाई किया गया है ड्रग्स को। तो उसका एग्जाम्पल क्या, जैसे एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट मतलब होता है कि जो आदमी को खांसी होती है, जिसको गीली खांसी बोलते हैं, जिसमें बलगम निकलता है, स्प्यूटम निकलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और एक खांसी होती है सूखी खांसी, जिसमें कोई आपके मतलब बलगम नहीं निकलता है, स्प्यूटम नहीं निकलता है, तो उसको बोलते हैं टस्सिव, एंटी टस्सिव, यानी उस बीमारी को बोलेंगे टस्सिव। और जो सूखी खांसी को ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं एंटी टस्सिव। और जो गीली खांसी यानी जो बलगम वाली खांसी होती है उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है। तो अब एक्सपेक्टोरेंट को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती है उसको इसमें डाल देंगे, जैसे लिकोरिस हो गया, वसाका हो गया। ऐसे ही टस्सिव को ठीक करने के लिए जो दवाएँ दी जाती हैं एंटी टस्सिव जो हैं, तो वो हो गई क्या, ओपियम हो गया, ऐसे टोलू बाल्सम हो गया। तो ये दोनों एक ही तरीके की दवाएँ समझ लीजिए। एक होता है ब्रोंकोडायलेटर,
डायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है, जो मतलब आपका ट्रेकिया है, जहाँ से सांस आपके अंदर जाती है, मान लीजिए सिकुड़ गया तो हवा अच्छे से जा नहीं पाएगी, सांस फूलने लगेगा, तो उसको खोलने के लिए, डायलेट करने के लिए जो दवा दी जाएगी उसको बोलेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स। उसका एग्जाम्पल क्या है, एफेड्रा। ठीक है, अब कैसे एक तरीका ये भी हो सकता है क्लासिफिकेशन का कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट वाला जो सिस्टम आपका, उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट मतलब पूरे बदन में आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, फिर वापस वहाँ से लाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम हार्ट हो गया, आपके जो क्या कहते हैं वेंस हो गई, वास्कुलर सिस्टम क्या है, मतलब जो हमारा हार्ट वाला सिस्टम है और उसमें जो नस वगैरह हैं पूरी, ये सब क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आ गई। तो अब उस पर जो दवाएं काम करती हैं उसको बोलेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कुछ दवाओं को इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। जैसे कि कार्डियोटोनिक हो गया, यानी कार्डियोटोनिक वो दवाएं होती है जो हार्ट को मतलब मजबूत करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे उसका एग्जांपल क्या, डिजिटलिस हो गया, स्क्विल हो गया। ऐसे ही कुछ होती है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव वो जो होती है ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाएं होती हैं, तो वो क्या हो गया, राउल्फिया हो गया। ऐसे ही वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर हो गया। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब जो नसों को क्या करता है, जो वेस मतलब समझ लीजिए नस हैं, तो जो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हो सकती हैं या वेंस हो सकती हैं, तो उनको क्या करता है, सुकड़ा देता है। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है, बहुत लो हो गया, तो जब सुकड़ा देता है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर हाई हो जाता है। तो उसका एग्जांपल क्या है, एफेड्रा। ऐसे कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आदमी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, तो इसके हिसाब से भी क्लासीफाई किया गया है, यानी कुछ दवाओं को इस कैटेगरी में डाला गया है। और भी इसके एग्जांपल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट हो गया, कुछ दवाएं होती हैं हीमेटेनिक्स होती हैं, कुछ दवाएं होती हैं जो डेंटल वाली होती हैं। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से दवाओं को बांटा गया है बीमारियों को ठीक करने के हिसाब से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो स्टिमुलेट करती हैं, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसको स्टिमुलेट करती हैं, यानी मतलब उसको एक्टिव कर देती हैं, काम करने के लिए तैयार कर देती हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। ऐसे कुछ होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, यानी उसको अनएक्टिव कर देती है, सुलाने वाली कैफियत में भेज देती हैं कि आदमी जाके एकदम सुस्त हो जाएगा, नींद आएगी उसको। जैसे उसका एग्जांपल क्या, बेलाडोना हो गया, हायोसियामस हो गया। तो ये आपका दूसरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उनको बताइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपको यहाँ सिलेबस डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके वहाँ पे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप वहाँ पे हमसे कर सकते हैं। आपको PDF वहाँ पे अगर मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन भी करा रखी है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा बच्चों का। आप जाके कमेंट देख सकते हैं, आप प्ले लिस्ट देखिए, और उसमें मतलब पूरे मैंने एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, बहुत अच्छे से मैंने करा रखा है। तो आप इसको पहले सारा पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम से 1 से 2 महीना पहले आप उस जो प्रिपरेशन वाली वीडियोज़ हैं आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करके डाल रखे हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर वैसे ही डाल रखे हैं, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से एक गेस कर लेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।